अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना वो मॉड्यूल नंबर हम 4 करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ना मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूएशन हमने मालूम करनी होती है सिक्योरिटीज़ की। अब सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी दरअसल ना पेपर का टुकड़ा होता है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। आगे जाके मज़ीद तफसील में हम पढ़ेंगे इसको कि क्या होती है। ज़रा देख लेते हैं पहले कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी क्या होती है। देखो, लॉन्ग टर्म का जब भी जिक्र आएगा ना पूरी इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, तो उससे मुराद होगा ऐसी चीज़ जिसका दौरानिया 1 साल से ज़ायद होगा। और जब शॉर्ट टर्म का जिक्र आएगा तो उससे मुराद होगा ऐसी चीज़ जिसका दौरानिया 1 साल से कम होगा। तो यहाँ पे देख लो कि जो सिक्योरिटी है उसकी क्या मतलब है जी। वो कहते हैं जो सिक्योरिटी वर्ड है ना वो एक मैनर के हिसाब से लिया जाता है। मुख्तलिफ़ तरह के मैनर के अंदर ना उसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं। जब फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है ना उसके अंदर इससे मुराद जो है ना एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यानी एक ऐसा आला है। कैसा आला? फाइनेंशियल, यानी कि पैसा है जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, जो कि इंटरचेंजेबल होता है एंड हैज़ अ मॉनिटरी वैल्यू, और उसकी एक कीमत होती है। यानी कि ऐसी चीज़ जो कागज़ का टुकड़ा जिसको आप दे के ना उसके इवज़ कोई ना कोई पेमेंट ले सकते हो, पैसे ले सकते हो, चेक वगैरह जिस तरह होता है, कोई बॉन्ड्स वगैरह। तो इस तरह से ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंटरचेंजेबल होता है, जिसको तब्दील किया जा सकता है एंड हैज़ अ मॉनिटरी वैल्यू, और इसकी एक मॉनिटरी वैल्यू होती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना वो एक टर्म है जो कि यूज़ करते हो आप लोग एसेट के लिए, जो कि इक्विटी का जो पार्ट होती है, ठीक है ना। और एसेट से मुराद दरअसल इक्विटी का पार्ट होता है ना आपका, जो एसेट को कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मुख्तलिफ तरह के एसेट्स होते हैं। एसेट क्या होते हैं जी? वो चीज़ें जो आप एज आ मनी जो है ना उसको चेंज करवा सकते हो। जैसे कि मेरे पास ना पड़ा है जी, एक चेक पड़ा है, ठीक है, या मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ, वो एसेट है, मेरा सरमाया है, ठीक है। विच आर अ पार्ट ऑफ इक्विटी, जो कि इक्विटी कैपिटल का पार्ट होता है। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? यानी कि शेयर वगैरह के थ्रू जो कैपिटल आपने तैयार किया होता है, या फिर वो डेट वगैरह के थ्रू जो आपने जो कैपिटल यानी सरमाया इकट्ठा किया होता है मुख्तलिफ तरह की कंपनियों के अंदर, जो कि ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है। अब सिंपल लफ्ज़ों में ये कह लो कि जो आपका सिक्योरिटी है ना उससे मुराद कोई ना कोई ऐसा फाइनेंशियल आला है जो कि आप पैसे के तौर पे तब्दील कर सकते हो। और वो जो होता है ना वो एसेट जो है ना वो यूज़ करते हो आप, उसकी उसकी जगह पे ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो टर्म है वो आप एसेट के लिए यूज़ करते हो। और जो इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल जो है उसका हिस्सा होता है। अब इक्विटी कैपिटल क्या है? शेयर वगैरह के थ्रू पैसा कर इकट्ठा करने का नाम इक्विटी कैपिटल है। और उधार वगैरह बैंक वगैरह से लोन वगैरह बॉन्ड्स वगैरह लेके जो है वो इकट्ठा करोगे तो वो डेट वगैरह होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कंपनी होती है ना मुख्तलिफ़ तरह की जो ट्रेडिंग कर रही होती हैं, वो बाज़ औक़ात डायरेक्ट कैश के थ्रू होती है, डायरेक्ट वो चेक वगैरह ले रही होती हैं मुख्तलिफ़ तरह की, ठीक है। अब कोई फाइनेंसिंग जब करवा रहे होते हैं आप लोग, कभी कभी आप डायरेक्ट जो है वो मतलब बॉन्ड वगैरह इशू कर देते हो, लोग उनको ख़रीदते हैं, यानी वो तो कागज़ का टुकड़ा होता है हालांकि, और इसके एवज़ वो आप लोगों को पैसे दे देते हैं। तो इस तरह से, या फिर आप बैंक में जाते हो, बैंक में जाके आप चेक देते हो, वो आप लोगों को पैसे दे देते हैं निकाल के। या बैंक जो है वो आपको जो है वो शेयर वगैरह ख़रीद लेता है आप लोगों से, ठीक है। तो वो आप लोग उसको एक शेयर के तौर पे ये लगा लो, सिंपल लफ्ज़ों में कोई स्टाम्प पेपर लिख के दे देते हो कि आपने हमें इतने पैसे दिए, हम आपको इसकी एवज़ इतने पैसे जो है रिटर्न करेंगे, और इतना इंटरेस्ट उसको इजाफ़ी बेनिफिट के तौर पे आप लोगों को देंगे। तो ये तहरीरी जो सारा कुछ होता है ना कारोबार के अंदर जो काम होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, क्योंकि उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। उनके वो आप लोगों ने ना यूँ लगा लो कि एक तरफ जैसे सब्ज़ी हम रखते हैं ना, एक तरफ तखड़ी के अंदर वो मतलब वो रख देते हैं उसके, ठीक है। तो इस तरह से वो जो उसके बराबर जो चीज़ रखते हो ना आप लोग, वो उसका पैसे का ही तसव्वुर होता है कि एक तरफ आपने पैसे दे के चेक ले लिया, तो वो चेक की वैल्यू उतनी है जितनी वो आपने कैश दिया होगा या जो लिखी होगी। तो इस तरह से जो रिटर्न वैल्यू होती है ना वो होती है सिक्योरिटी की, ठीक है। वो कहते हैं सिंपल लफ्ज़ों के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ना एक टुकड़ा है पेपर का जिसके ऊपर कोई ना कोई जो है या जो जो ख़ास कोई ना कोई वैल्यू रखता है। अब ये जो पेपर होता है ना वो एक एक जो बंदा होता है ना उसका ये दावा दे रहा होता है, या वो दावेदार होता है इस चीज़ का कि मैंने एक कंपनी के अंदर एसेट जो है ना उसका क्लेम किया हुआ है, मैं दावा करता हूँ कि मैंने उसमें ये इन्वेस्टमेंट की हुई है। ज़ाहिर है वो सबूत लिया होता है ना कि भाई मैंने कंपनी के अंदर ये शेयर लिया हुआ है, मेरे पास ये देखो, ये मैंने पेपर लिया हुआ है, ये शेयर मैंने ख़रीदा हुआ है, मैं इतने का मतलब मालिक हूँ। तो वो इससे दावा कर रहे हैं, हालांकि वो तो पेपर है एक, तो ये चीज़ होती है। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ तरह की ना टर्म होती हैं सिक्योरिटी के लिए।
अब इशू किए जाते हैं जो अथॉरिटी या कॉरपोरेशन की तरफ से, इस रेफरेंस के लिहाज से ये जो होती हैं ना, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट सिक्योरिटी कहा जाता है, जो मतलब इशू करती है मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स वगैरह, शेयर वगैरह। तो ये वाली टर्म उनके लिए यूज़ होती है। तो ये कौन करते हैं? गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाएगी, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहे हैं तो वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी कहलाएंगे। कुछ जो सिक्योरिटी होती है वो लेस देन 1 ईयर के लिए मतलब इशू किए जाते हैं, उनको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी कहा जाता है। और जो ज़्यादा मतलब 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए जो इशू किए जाएंगे उनको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कहा जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के अंदर ना इक्विटी आ जाती है आपकी, कि इक्विटी जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि जो शेयर वगैरह आप इशू करते हो ना, वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए जो है ना वो इशू किए जाते हैं। तो स्टॉक या शेयर होते हैं ना, उनको आप इक्विटी, ये सारे कंसेप्ट है ना जो बॉन्ड के, शेयर के, ये आखिर तक चलने हैं 13वें मॉड्यूल तक। ये अभी आप लोगों ने इसके बारे में ना अच्छे से बेस बना लेनी है। तो स्टॉक या शेयर जो होते हैं ना, इक्विटी के वो कहते हैं, ये वो होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए। मिसाल के तौर पे 1 ईयर से ना मोर देन 1 ईयर होते हैं, यानी कि जो शेयर इशू किए जाते हैं ना उनको लॉन्ग टर्म कहा जाता है, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इशू किए जाते हैं। तो उनको जो शेयर होता है ना, प्रॉफिट जो मिलता है आप लोगों को शेयर इशू करने पे, वो आपको पता क्या होता है? या यूँ कह लो कि आपने शेयर बाय किए, तो वो शेयर ख़रीदने के ऊपर जो आप प्रॉफिट मतलब लोगे ना कंपनी से, वो आपको डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा, तो उसको डिविडेंड कहा जाता है। यानी सिंपल लफ्ज़ों में कि जो प्रॉफिट होता है ना, मतलब इक्विटी होती है, इक्विटी के अंदर शेयर शामिल होते हैं, तो वो जो शेयर के ऊपर जो आप लोगों को मिलना होता है ना बेनिफिट या प्रॉफिट, वो आपको क्या कहलाता है? डिविडेंड। तो स्टॉक्स जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ तरह की कैटेगरी होती है उनकी, कॉमन स्टॉक होते हैं और प्रीफर्ड स्टॉक होते हैं। स्टॉक रीपरचेज बाय अ कंपनी आर कॉल्ड ट्रेजरी स्टॉक, कंपनी का अपने ही स्टॉक को दोबारा ख़रीद लेने का नाम ट्रेजरी स्टॉक कहलाता है। इनका इंपॉर्टेंट ये सारी टर्म है, इनका पता होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म भी सिक्योरिटी होती हैं, वो भी डेट हो सकते हैं, यानी उधार आप ले लेते हो लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लेते हो, तो उसको आप लॉन्ग टर्म जो है वो सिक्योरिटी कहोगे। और उसके ऊपर जो आपको बेनिफिट मिलता है ना जब उधार लेते हो आप, तो आप उससे डेट लेना चाह रहे होते हो। ये तसव्वुर बेस अभी आप ये जहन में बिठा लो, एंड तक यही तसव्वुर चलने हैं। तो ये जो ईच टर्म जो है ना वो क्या होती है? इन्वेस्टर जो है ना जो कमा रहा होता है डेट के ऊपर, वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। बॉन्ड इज़ ए जेनेरिक नेम, बॉन्ड एक आम सा नाम है, जनरल नाम है इसका। दूसरे जो इसके नाम इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो होता है डिबेंचर भी कहते हैं इसको, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, पार्टिसिपेशन टर्म भी इसको कहा जाता है, उसके बाद सकूक भी कहा जाता है। तो ये सारे नाम ज़बानी याद होनी चाहिए, 13वें मॉड्यूल तक चलने हैं, याद रखना है। और इनकी अभी अगर कंसेप्ट क्लियर ना हुए बाद में परेशानी बनेगी। फिर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी भी होती है, यानी वो जो 1 साल से कम अरसे के लिए होती है। तो ऑल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो है ना वो डेट ही हो सकती है, क्योंकि जो इक्विटी होती है ना वो कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म होती है, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो है ना वो क्या हो सकती है भला? डेट हो सकते हैं, यानी डेट ही होते हैं। लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लेकिन जो इक्विटी होती है ना यानी शेयर्स, वो कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होते। तो ये जहन में रखना है। तो दीज आर दी सिक्योरिटी होती हैं जिनकी एक मेच्योरिटी वैल्यू होती है लेस दैन 1 ईयर, 1 साल से कम अरसे के अंदर आप लोगों ने वापस लौटाना होते हैं। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो होती है ना वो ज़्यादातर एक आम बंदा जो होता है ना वो लेता है। वो इसलिए लेता है क्योंकि उसने अपनी आर्जी ज़रूरत पूरी करनी होती है, ठीक है, और उस आर्जी ज़रूरत के लिए वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब आ जाता है जी, मुख्तलिफ़ तरह की एग्जांपल देख लो। शॉर्ट मतलब सिक्योरिटी की मुख्तलिफ एग्जांपल हैं, जैसे ट्रेजरी बिल होता है, टी बिल, इनके ज़बानी नाम याद होने चाहिए। प्रोमाइजरी नोट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडीज, बैंकर की एक्सेप्टेंस, रिपर्चेज एग्रीमेंट या रिपोज, सारी चीज़ें जो है वो आपकी क्या कहलाती हैं? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी हैं, इनका पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद है जी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, यानी एक सिक्योरिटी जो है, एक बॉन्ड जो है, फॉर एग्जांपल एक शेयर है, एक कॉमन शेयर है, प्रीफर्ड शेयर है, ठीक है, ये आप कह दो कोई बॉन्ड्स है, मेच्योरिटी बॉन्ड है, ज़ीरो कीपॉन बॉन्ड है, कीपॉन बॉन्ड है, इस तरह मुख्तलिफ तरह की जो अक़सामें हैं बॉन्डों की, क्या हम उनकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं? जी हाँ, हम उनकी एक वैल्यू होती है वो मालूम करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा भी और सारी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जो हमने मालूम करनी है, वो तो इंट्रांसिक वैल्यू कहलाएगी ना, ठीक है। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं लेकिन हमने इंट्रांसिक को लेकर चलना, उन वैल्यूज़ के नाम पता होने चाहिए कौन कौन सी हैं जी, वो आगे जाके बताता हूँ। पहले ज़रा पढ़ लेते हैं कि वजह क्या है, कि होती क्या है। ऑस्कर वाइल्ड ने ये कहा था कि साइनिक क्या है, साइनिक CYNIC, उसने कहा था कि एक ऐसा शख्स जो चीज़ों की प्राइस तो जानता है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं जानता। क्या कहता है? प्राइस का पता उसको लेकिन वैल्यू का नहीं पता, कि यार मैं इसके ऊपर इतने पैसे लगा रहा हूँ, अगर उसकी वैल्यू ही नहीं है तो मुझे क्या फ़ायदा। तो इस तरह से जो वैल्यूएशन है ना, वो आप वैल्यू मालूम करके फिर उस सिक्योरिटी की मालूम कर सकते हो,
तो वैल्यू मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं, जो कि मुख्तलिफ़ व्यू पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फाइंड किए जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे कि वैल्यू आप मालूम करते क्यों हैं, पहले तो ये बताओ ना। तो सिक्योरिटी जो होती है ना, उनकी एक वैल्यू होती है जो कि एक फ़ाइनेंशियल डिसीजन करने के लिए, एक फ़ैसला करने के लिए आप करते हो, ठीक है। तो अथॉरिटी या कॉरपोरेशन जो होती है ना, जब इशू करती हैं मुख्तलिफ़ तरह की सिक्योरिटीज़ को, तो उनको पता होना चाहिए, वो उनको ये जानना चाहती हैं कि यार हम जो यहाँ पे इशू मतलब करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो असल में वो वैल्यूएशन उसकी करके देखें, क्या हम फ़ायदे में जाएँगे या नुकसान में जाएँगे। तो इस चीज़ की जो वैल्यूएशन होती है ना, पहले से मतलब चीज़ों की वैल्यू मालूम करने का अमल, वो इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप उसके लिए एक बुक बिल्डिंग जो है ना, यानी कि आप इशू प्राइस के ऊपर जिस जिस एक सेट कर देते हो कि ये मैं सेट कर रहा हूँ कि इसकी ना, ये मैंने शेयर इशू करना है और इसकी ये मैं आज वैल्यू जो है ना वो इशू करने जा रहा हूँ कि 30 रुपये का बेचना है मैंने, ये वाला बॉन्ड या जो भी है सिक्योरिटी है। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको भी ये जानना ज़रूरी होता है कि दरअसल ये जो मार्केट है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए गुड है या नहीं है? क्या मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वहाँ पे करना सही भी है या नहीं है? तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की जो वैल्यूज़ होती है ना सिक्योरिटी की, वो हमें पता होना ज़रूरी होती है। वो इसलिए कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इन्वेस्टर ने वो जानना चाहते हैं कि ये कंपनी किधर जा रही है, प्रॉफ़िट में है, नुकसान में है, क्या सूरत हाल है, तो इस वजह से हमें उसकी वैल्यू जानना ज़रूरी होती है। तो बुक बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होती है, यानी कि अगर कोई भी बंदा जो है वो कंपनी जो है वो अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड वगैरह कायम करती है, तो तब भी उन वैल्यूज़ की जो मतलब शेयर जो होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो वहाँ पे लिखना ज़रूरी होती है, मुख्तलिफ़ तरह के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनकी। उसके बाद ये वैल्यू जो है ना वो क्यों आप करते हो कि एक स्मॉल वैल्यू जो असाइन कर दी जाती है एक बड़े इक्विटी या डेट कैपिटल की। मतलब ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ा ना शेयर है आप लोगों के पास, ठीक है, वो इक्विटी से बना हुआ है, डेट से बना हुआ है, तो उसका जो एक पोर्शन होता है ना, वो छोड़ थोड़ा सा आप ले लेते हो एक सैंपल, तो उस सैंपल के ऊपर आप लोग जो है ना इम्प्लीमेंट करके देख लेते हो, तो उस हिसाब से फिर आप ओवरऑल जो आपका शेयर होता है उसकी वैल्यू जो है वो जांच पाओगे या जांच लेते हो। अब दूसरे नंबर पे वो कह रहा है टू डिटरमाइन द क्लेम ऑफ एन इन्वेस्टर ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। इसलिए भी ज़रूरी होता है कि एक कंपनी जो है ना, उसके अंदर किसी भी बंदे के शेयर का जो दावा है ना, वो करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कोई बंदा कैसे कह सकता है फिर कि मैंने इधर से शेयर लिया हो, उसको कोई सबूत दोगे तो वो बेचारा कहेगा ना। तो ये सिक्योरिटी होती है जो उनको मिलती हैं। उसके बाद पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी होती है ना, वो इसलिए भी मतलब उसकी वैल्यू हमें मालूम करना होती है कि हम जान सकें कि ये वैल्यू क्या ओवर बाट है या जो है वो अंडर बाट है, या ओवर बाट है या ओवर सोल्ड है। ओवर बाट होती है कि अपनी असल प्राइस से ज़्यादा के ऊपर ख़रीदा जाना, और ओवर सोल्ड का मतलब है कि वो चीज़ कम प्राइस पे बिक रही है जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा सेल हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। टू डिटरमाइन द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की जो ग्रोथ पोटेंशियल होती है ना, वो मालूम करने के लिए भी सिक्योरिटी ज़रूरी होती है। एक सिक्योरिटी की वैल्यू मालूम करना, यानी कि एक बॉन्ड की, एक शेयर की, ठीक है, वैल्यू मालूम करना इसलिए भी ज़रूरी होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट्स थी, ये पता होना चाहिए। अब मुख्तलिफ़ तरह की वैल्यूज़ होती हैं जी, ये पता होना चाहिए। फेस वैल्यू होती है जो फेस पे लिखी होती है, ठीक है, किसके मुंह पे लिखी होती है, बंदे के नहीं, उस पेपर के ऊपर, उस सिक्योरिटी के ऊपर, उस बॉन्ड की जो आपने इशू किया है ना, क्लेम जो कर रहा है बंदा, उसके ऊपर जो चीज़ लिखी होगी उसका नाम फेस वैल्यू होता है। पार वैल्यू होता है सारे कैपिटल को ना टुकड़ों में बांट के एक टुकड़े की जो कीमत होगी वो। मार्केट वैल्यू तो मार्केट में जो वैल्यू चल रही होगी करंट मार्केट के अंदर। बुक वैल्यू जो वो जो आपने लिखी होगी अपनी किताब के अंदर जब वो इशू हुआ था। लिक्विडेशन वैल्यू जब कंपनी टूट रही है, बंद कर रहे हो, उस वक्त जो चीज़ आपकी बिक रही होगी उस वक्त की वैल्यू को लिक्विडेशन वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू जो हमेशा हमेशा चलती रहेगी। ब्रेकअप वैल्यू ये होती है कि जहाँ पे आके आपका जो बिज़नेस है वो रुक जाता है, तो वो ब्रेकअप होती है, ये जहाँ पे आप रोक लेते हो, ठीक है। यूँ कह लो कि ब्रेकअप वैल्यू होती है कि जब बहुत बड़े बिज़नेस के टुकड़ों के अंदर तकसीम कर दिया जाए ना, तो हर एक टुकड़े की जो वैल्यू होगी वो आपकी ब्रेक वैल्यू कहलाएगी। उसके बाद जो कहते हैं, या यूँ कह लो ब्रेकअप वैल्यू ये होती है कि आप ना बिज़नेस को मुख्तलिफ टुकड़ों में बांट के उसको चला रहे होते हो ताकि हर एक से अलग-अलग मुझे बेनिफिट हासिल हो। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू असल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, जो हमें मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करके फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा ये शेयर हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। उसके बाद फेस वैल्यू क्या है, रिटन एट द फेस ऑफ द सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी की भी वैल्यू हो सकती है, एक सर्टिफिकेट की, या एक से ज़ायद की भी हो सकती है। उसके बाद है पार वैल्यू, जब हम डिवाइड कर दें ना टोटल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, तो उसकी जो एक टुकड़े की वैल्यू होगी वो पार वैल्यू, पता होना चाहिए इसका हर एक चीज़ का। मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो स्टॉक की मार्केट के अंदर मौजूद होगी। अब ये एक्सचेंज या सिक्योरिटी मार्केट की बेस के ऊपर आप लोग देखते हो,
और इसको आप मार्केट प्राइस भी कहते हो। उसके बाद बुक वैल्यू क्या है, ये वो वैल्यू है जो आपने ना बुक के अंदर लिखी होती है, और ये जो है ना फिक्स्ड एसेट वगैरह के रेफरेंस के हिसाब से लिखते हो आप लोग, यानी कि कॉस्ट माइनस कर देते हो अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन, यानी कि जो कॉस्ट होती है ना असल किसी चीज़ की, उसमें से ना जो अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन है ना, यानी कि उसके ऊपर जो और बाकी जो कॉस्टें आई हैं ना उन चीज़ों को माइनस कर देते हो, ठीक है। तो वो जो आएगी वो आपकी बुक वैल्यू बताती है। तो मुख्तलिफ़ तरह के स्टॉक के अंदर ये वैल्यू मुख्तलिफ़ तरह के शेयर के अंदर मुख्तलिफ हो सकती है, जो कि कैलकुलेट करते हो आप डिवाइड करके शेयर होल्डर इक्विटी को विद द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ। ये फार्मूला है बुक वैल्यू का, पी वी इज़ इक्वल टू बी वी इज़ इक्वल टू यानी बुक वैल्यू इज़ इक्वल टू यानी इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी कि आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर पड़े हैं ना उनकी तादाद। तो ये आखिर में जाके आप 5वें मॉड्यूल में भी देखोगे। उसके बाद आपके पास लिक्विडेशन वैल्यू होती है कि प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप अ बिज़नेस, जब एक बिज़नेस को वाइंड अप कर रहे होते हो तो उस वक्त जो उसकी कीमत बिक रही होती है आपकी चीज़ें या बिज़नेस, उस वैल्यू को लिक्विडेशन वैल्यू कहते हैं। और ये जो वैल्यू होती है ना कंपनी की, ये जो गोइंग कंसर्न होती है उससे कम होती है हमेशा, क्योंकि गोइंग कंसर्न वो है जो एक चल रही है नॉर्मल डेज़ में, आप मुंह मांगे दाम लेते हो, और लिक्विडेशन वो है जब आपका बिज़नेस फ्लॉप हो रहा है, अब आपको मजबूरी के तहत जो बेचना पड़ती है। तो हमेशा जब मजबूरी के तहत चीज़ बेचते हो तो वो कम प्राइस पे जाती है। उसके बाद आ गया गोइंग कंसर्न, ये वो होती है जो हमेशा हमेशा चलती रहती है और कभी भी बिज़नेस नहीं चाहता कि हमारा बिज़नेस बंद हो, यानी ऐसे बिज़नेस जो हमेशा चलने की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है उसको गोइंग कंसर्न कहते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न वैल्यू ऑलवेज मोर होती है देन लिक्विडेशन से, ये पता होना चाहिए। ब्रेकअप वैल्यू होती है कि जब आप ना अपने बिज़नेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो तो हर एक टुकड़े की जो वैल्यू होगी वो ब्रेकअप वैल्यू होगी। इंट्रांसिक वैल्यू असल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, जो आप बेसिस ऑफ इंटरनल फैक्टर यानी अंदरूनी फैक्टर की बेस के ऊपर जो है वो आप, यानी कंपनी है उसके अंदर वाले फैक्टर की बेस पे जो है वो आप मालूम करते हो, आप ये कहते हो कि बाहर वाले फैक्टर मैंने नहीं देखने। तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए मार्केट प्राइस के साथ। उसके बाद आ गया डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या होता है और इसके एग्जम्पशन क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारा पता होना चाहिए आप लोगों को। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर डिविडेंड्स होते हैं, आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पहले उसकी, अब देखो डिस्काउंटिंग का जब भी जिक्र करूँगा ना, डिस्काउंटिंग का पहले भी हम ये थर्ड मॉड्यूल जो है ना मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है वो देख लेने। जब भी डिस्काउंटिंग का जिक्र करूँगा ना उसके मुराद होगा प्रेजेंट वैल्यू, याद रखना है। और जब कंपाउंडिंग का जिक्र करूँगा तो उससे मुराद होगा फ्यूचर वैल्यू। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिविडेंड्स होते हैं मुख्तलिफ तरह की, ठीक है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में डिविडेंड से मुराद डिविडेंड है, डिस्काउंट से मुराद प्रेजेंट है, प्रेजेंट वैल्यू है, और मॉडल से मुराद मॉडल है, यानी ऐसा मॉडल जो हमें किसी डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू आज की रेट के अंदर जो चल रहा है ना उसकी वैल्यू वो बताता है। तो डिस्काउंटिंग डिविडेंड का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं हम। नंबर 3 है डिटरमाइनिंग इंट्रांसिक वैल्यू, हम उसकी इंट्रांसिक वैल्यू मालूम करते हैं, यानी करंट असल रियल वैल्यू जो है ना वो मालूम करते हैं। किस बेस के ऊपर? उसके डिस्काउंट मॉडल की बेस के ऊपर, यानी प्रेजेंट वैल्यू मॉडल के ऊपर। उसके लिए हमें एक रिक्वायर्ड रेट चाहिए होता है रिटर्न, जिसको आप कहते हैं, जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहलाता है। तो ये इनके एग्जम्पशन पता होनी चाहिए कि कौन से एग्जम्पशन होते हैं जो डिस्काउंट मॉडल के। सबसे पहले तो एक्सटर्नल फैक्टर जो है ना वो कांस्टेंट रहेंगे आपके, और एक कंपनी की जो पावर कंपनी है ना उसकी अर्निंग पावर जो होती है एक कंपनी की, वो आप तस्वर करोगे कि वो कांस्टेंट रहेगी, हमेशा एक जैसी कंपनी कमाई जा रही है, ये याद रखना है। यानी कि दरअसल जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है वो इंटरनल फैक्टर के ऊपर हम मालूम करते हैं ना, तो इसके लिए मतलब हुआ कि एक्सटर्नल फैक्टर हम सारे कांस्टेंट कहेंगे, और जब कांस्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएंगे तो इंटरनल फैक्टर अगर हमारे अफेक्ट कर रहे हैं तो इंटरनल फैक्टर तो हमेशा सेम रहेंगे। जब इंटरनल फैक्टर सेम रहेंगे तो हम यही तसव्वुर करेंगे कि कंपनी की जो अर्निंग है ना वो सेम है, यानी कांस्टेंट है, यानी वो 1,000 रुपये हर महीने, हर साल या हर 5 साल बाद सिर्फ यही सेम अमाउंट कमा रही है, हम ये तसव्वुर करेंगे। फिर हम कहेंगे ग्रोथ जो होगी ना वो रिटेंशन रेशो की वजह से होगी। अब रिटेंशन रेशो क्या होती है? यानी कंपनी ने टोटल 100 रुपये प्रॉफिट कमाया, उसमें से 50 रुपये तो उन्होंने डिविडेंड वगैरह दे दिया, कॉस्ट वगैरह दे दी, डेट के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, और दूसरे मतलब कॉस्टें वगैरह अदा कर दी, और बाकी रह गया 50 रुपये प्रॉफिट। अब वो 50 रुपये अगर कंपनी दोबारा अपने असल जो सरमाया लगा वो उसके अंदर दोबारा ऐड करके और मज़ीद अब की बार 105 रुपये मतलब फॉर एग्जांपल या 150 रुपये इन्वेस्ट करने जा रही है, तो वो जो पैसे उसने 50 रुपये प्रॉफिट अपने पास दोबारा इन्वेस्ट किया ना वो रिटेंशन रेशो कहलाती है। और जो दे दिया है ना कॉस्ट वगैरह डिविडेंड की सूरत में वो डिविडेंड पे आउट रेशो कहलाती है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिविडेंड होता है ना वो आप तस्वर करते हो कि वो मैंने कांस्टेंट देना है तमाम प्रॉफिट में से, ठीक है। और मैं ये भी तस्वर करूँगा कि मेरी जो कंपनी है वो हमेशा गोइंग कंसर्न रहेगी, हमेशा चलती रहेगी,
और जो मेरा रिक्वायर्ड रेट होगा ना वो हमेशा ग्रोथ से ज़्यादा होगा, ये भी तसव्वुर करना है। तो ये सारे के सारे डिविडेंड के एजप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। रिक्वायर्ड रेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन ग्रोथ रेट से क्या मुराद है कि मेरा जो रिक्वायर्ड रेट है ना, वो मैं कह रहा हूँ मुझे इससे कंपनी से 100 रुपया चाहिए, और कंपनी मुझे जो देगी ना वो हमेशा उस 100 से कम देगी, यानी कि वो देगी 90 80 इस तरह। तो मेरा जो रिक्वायर्ड रेट है ना, जो मैं रिक्वायर कर रहा हूँ कंपनी से, वो हमेशा ग्रेटर दैन होगा, यानी मोर होगा ऑलवेज, किससे, उससे जो कंपनी दे रही होगी, ये तसव्वुर किया जाएगा। उसके बाद आगे जी बॉन्ड की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं। देखो बॉन्ड जो होते हैं ना उनको फिक्स इनकम सिक्योरिटी भी कहा जाता है, यानी इनके ऊपर ना जो हमने देनी होती है ना जो कॉस्ट यानी इंटरेस्ट, वो फिक्स देना होता है। तो इसलिए इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, इसके मानी क्या होते हैं, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है इसका, एक ख़ास मैच्योरिटी पीरियड होता है कि ये मैच्योर हो जाता है। एक बॉन्ड लिया आपने, ठीक है, और वो 3 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा, तो 3 साल तक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। फेस वैल्यू, उसकी पार वैल्यू भी होती है, ये सारी टर्म है जो बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। फिर मैच्योरिटी वैल्यू होती है जहाँ पे आके वो मैच्योर हो जाता है। एक कूपन रेट होता है जिसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट रेट भी उसको कहा जाता है, कूपन रेट को। एक रिक्वायर्ड रेट होता है जो आप मालूम करते हो कि मुझे कितना चाहिए इस बॉन्ड से, वो होता है, तो ये पता होना चाहिए। अब इंटरेस्ट कैसे मालूम करोगे आप, मुख्तलिफ तरह की पैटर्न होते हैं पेमेंट के, वो आप देखते हो, उनकी डिस्काउंट यानी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हो, फिर मैच्योरिटी वैल्यू मालूम करते हो आप बॉन्ड की, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर एक परपीचुअल बॉन्ड होता है, अब उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी एक फेस वैल्यू होती है परपीचुअल बॉन्ड की। कोई इसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, हमेशा हमेशा चलता रहता है, परपीचुअल इसीलिए कहा जाता है। ऐसी चीज़ जो हमेशा चले, कभी ना रुके, कभी ना ख़त्म हो। उसका एक कूपन रेट भी होता है, ठीक है। इंट्रांसिक वैल्यू जो है ना वो डिस्काउंटिंग ऑफ इंट्रांसिक पेमेंट ओनली, यानी वो बताता हूँ क्या मतलब है। वो कहते हैं जो इंट्रांसिक आप मालूम करते हो ना वैल्यू, वो आप एक फार्मूले से मालूम करते हो, वो बताता हूँ ना आगे में। परपीचुअल बॉन्ड जो है ना उसकी वैल्यूएशन कैसे मालूम करोगे, परपीचुअल बॉन्ड का फार्मूला पता होना चाहिए, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर ओवर आर होता है। आर से मुराद आर कैपिटल से इंस्टॉलमेंट है, और रिक्वायर्ड रेट जो है वो आर है स्मॉल, पता होना चाहिए। उसके बाद है जी मुख्तलिफ बॉन्ड जो है ना वो देख लो अब, कि उसने कूपन रेट भी दे दिया, फेस वैल्यू भी दे दी, रिक्वायर्ड रेट भी दे दिया। अब वो कहते हैं ट्रांजेक्ट वैल्यू मालूम करो। तो हम सबसे पहले तो इंटरेस्ट जो है ना वो मालूम करेंगे कि 5,000 के ऊपर 10% अगर मुझे कूपन रेट मिल रहा है तो इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट जो है ना वो मैं 10% अगर कूपन रेट जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है ना उसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करते हो आप कूपन रेट को, वो दिया हुआ है 10%, तो 5,000 ज़रूर 10% करोगे तो 500 इंटरेस्ट है आपका इसमें, ठीक है। तो 500 इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट की वैल्यू को अब आप रिक्वायर्ड रेट से डिवाइड कर दोगे, जो पीछे फार्मूला हमने पढ़ा है कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी आई है, और जो बटे में रिक्वायर्ड रेट वो हमारा 15% है, तो ये 3,333 आ गया। उसके बाद जी इंट्रांसिक वैल्यू दे दी, वो कहता है ये हमें ख़रीदना चाहिए ना, नहीं। जब भी आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आप आगे अब डिसीजन करोगे ना मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ मालूम करने पे, तो उन डिसीजंस के ऊपर आपकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना वो हमेशा आपकी क्या होनी चाहिए, जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और आपकी जो वैल्यू जो वो कम होनी चाहिए मार्केट वैल्यू, ठीक है, और आपकी जो वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यानी आप किसी भी बॉन्ड को किसी भी शेयर को उस वक्त ख़रीदोगे कि अगर उसकी वैल्यू या तो एग्जैक्ट इक्वल हो आपके मार्केट वाली वैल्यू वैल्यू के, या उससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा पे नहीं लेना, फिर समझो आप महंगी चीज़ ले रहे हो। अब देखो आपके पास जो वैल्यू आई है ना असल बॉन्ड की, वो 3,333 रुपये आई है। वो कह रहे क्या आपको ये ख़रीदना चाहिए ना, नहीं। हम इसको पहले मार्केट की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अगर मार्केट वैल्यू वो कहता है 4,000 होगी तो हम इसको नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि ये हमें जो है वो क्या मिल रहा है, हम इसको नहीं बाई करेंगे, क्योंकि ये 4,000 उसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है। अब जो मेरे पास आ रही है वो 3,033 है, तो मैं तो नहीं लूँगा, मुझे तो नुकसान। अगर मैं मार्केट में बेचूँगा तो मेरा तो फ़ायदा नहीं है इसमें। दूसरे नंबर पे है कि अगर वो पूरा 3,000 हो, हाँ मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आपकी किसी बॉन्ड की वैल्यू या तो लेस देन हो मार्केट वैल्यू से या उसकी इक्वल हो कम अज़ कम, तो आप ख़रीद लोगे। अब देखो ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड के अंदर ना कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो बाकी क्या होता है, इसके अंदर एक रेट दिया होता है आप लोगों को, और उसको ना आप मालूम कर लेते हो कैसे। उसका फार्मूला ये दिया हुआ है, पी वी इज इक्वल टू एफ वी, यानी फ्यूचर वैल्यू फेस वैल्यू होती है बटा 1 + r की पावर n होता है। ये पहले भी हम टाइम वैल्यू मनी में फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे कि पी वी की जगह पे हम वी लगा लेंगे, एफ वी की जगह पे हमारी मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी, और 1 + n होता है।
जहाँ पे एम वी से मुराद मेच्योरिटी वैल्यू है, वी से मुराद इंट्रांसिक वैल्यू है यानी असल वैल्यू, आर से मुराद डिस्काउंटिंग रेट, एन से मुराद नंबर ऑफ ईयर्स है। अब यहाँ पे जो एम वी है ना वो फेस वैल्यू है आपकी, ठीक है, यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू है उसको कहा जाता है। तो ये बॉन्ड क्या होता है भाई, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है कि ना उसकी कोई मेच्योरिटी, मतलब कूपन रेट नहीं होता उसका, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता आप लोगों को, बस उसकी एक मेच्योरिटी वैल्यू होती है। यानी कि ना वो बॉन्ड अगर आप मार्केट के अंदर आज 1000 का बिक रहा है ना, आप लोगों को आज वो है ना 600 का दे दिया जाएगा। आप लोग 2 साल के बाद उसको 1000 का बेच के, या जो उसकी करंट वैल्यू चल रही होगी ना उस वक्त 1200 फॉर एग्जांपल, उस वक्त वो आपको उस करंट मार्केट के ऊपर जो है वो आपको उतने प्रॉफिट के साथ आपको अमाउंट दे दी जाएगी। तो लिया तो आज आपने उसको 600 रुपये का था, अगर वो 2 साल के बाद वो मैच्योर हो जाता है और आपको वो उस वक्त करंट मार्केट प्राइस 1200 चल रही है, तो आपको 1200 रुपये दिए जाएंगे। तो इसका मतलब आपको वो 600 का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से ये बॉन्ड होते हैं, इनके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता रेगुलर। हाँ, मेच्योरिटी वैल्यू के ऊपर वो अपनी करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर आपको असल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट दे रहा होता है, और आज की डेट में वो अपने जो इसकी रेट चल रहा होता है उससे कम के ऊपर आपको इशू कर दिया जाता है। तो ये होता है, इसका फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू एम वी बटा 1 + आर की पावर आर। यहाँ पे एम वी दिया होता 5000 यानी फेस वैल्यू, और आर की वैल्यू रिक्वायर्ड रेट 12% था और 5 सालों के लिए था, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे करंट मार्केट प्राइस के साथ। तो अगर तो हमारा वैल्यू बिल्कुल 2837.13 आ जाती है ना मार्केट की भी, या मार्केट की दी हुई वैल्यू हमारी वैल्यू के बिल्कुल या बराबर हो जाए, या हमारी वैल्यू कम हो, तो मतलब उसकी वैल्यू कम हो मार्केट की, तो फिर हम ख़रीद लेंगे। क्या कह रहा हूँ भला मैं, कि अगर हमारी जो वैल्यू आ रही है, बॉन्ड जो हमने ख़रीदना है, उसकी आज की डेट के अंदर वैल्यू जो है वो हमें ज़्यादा मिल रही है, क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, तो फिर हम उसको नहीं खरीदेंगे। कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ भला, मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है ना वो अगर 3000 भी हुई ना, और हमारा बॉन्ड 2837 रुपये का जो है वो हमें बेचना पड़ रहा है, तो हमें नुकसान हो रहा है ना, तो हम नहीं खरीदेंगे। अगर हमें 2500 रुपये में मार्केट की, मतलब हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो 28,337 है, 37 रुपये है, और मार्केट के अंदर वो 2500 का है, तो फिर हमें बेनिफिट है, हम जो है उसको ले लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो 2837 है। मतलब यार सिंपल लफ्ज़ों में ये याद रखो कि अगर आपकी वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप निकालते हो ना कैलकुलेट करके, वो आपकी मार्केट वैल्यू के बिल्कुल या बराबर हो जाए या उससे कम हो, तो आप उसको रख लोगे, वरना नहीं रखोगे। अब ये देख लो 2500 थी, कम है उससे तो रख लोगे, 2837 है बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर है तो भी रख लोगे। लेकिन अगर 3000 हुई ना मार्केट प्राइस, ठीक है, तो फिर आप नहीं रखोगे उसको, ठीक है, क्योंकि आप यार उसको मार्केट के अंदर वो 3000 का चल रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्यों रखोगे, ठीक है। तो बस यही याद रखना कि बराबर होगी या कम होगी तो आप ख़रीद लोगे, बड़ी होगी तो नहीं खरीदोगे। दूसरी तरफ देख लो कि एक बॉन्ड जो है ना उसकी डेफिनेशन देख लो कूपन बॉन्ड की। कूपन बॉन्ड की ना मेच्योरिटी वैल्यू भी होती है और इंटरेस्ट रेट भी आपको मिल रहा होता है ख़ास वक्फे के साथ, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और इन दोनों को मालूम करने के लिए दो फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है वही जो पीछे हम मालूम करके आए इंटरेस्ट के लिए, वो आप अलहदा मालूम करोगे एम वी के साथ, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू मालूम करने के लिए। और दूसरा जो इंटरेस्ट जो है उसको आप मालूम करोगे कौन सा वाला, ऑर्डनरी अनूटी का प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला वो लगाओगे, आर इज इक्वल टू 1 - 1 + आर की पावर -n बटा आर, याद रखना है। इन दोनों को अलग-अलग आप मालूम करोगे और आपका जवाब आ जाएगा। जैसे अब इस एग्जांपल में उसने इंटरेस्ट दिया होता 5000, पहले हम उसका इंटरेस्ट जो है ना उसकी अमाउंट निकालेंगे कूपन रेट के साथ ज़रब दे के। टोटल अमाउंट दी हुई थी फेस वैल्यू 5000, उसमें से इंटरेस्ट निकालना है तो वो बराबर होता है उसको कूपन रेट के साथ ज़रब दे दो, 500 आ गया। अब वी बराबर होता है एम वी बटा 1 + आर की पावर n। यहाँ पे एम वी बराबर था 5000 यानी वो फेस वैल्यू मेच्योरिटी वैल्यू जिसको कहते हैं वो था 5000, और आर था 13% और एन जो थी वो 5 था यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो इस तरह से बच्चों देख लो कि वी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2700 कुछ आ जाएगा। अब हमने मालूम करनी है इंटरेस्ट के ऊपर, ऊपर वाला था एम वी मालूम किया, अब इंटरेस्ट मालूम करना है। इंटरेस्ट के लिए हम मालूम करेंगे ऑर्डनरी अनूटी का प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला, जो बराबर होता है आर इंटू आर 1 - 1 + आर की पावर -n बटा आर होता है। तो ये निकालोगे 17000 कुछ। इन दोनों की अगर हमने अब पूरे बॉन्ड की मालूम करनी है ना कूपन बॉन्ड की कीमत, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम जमा, तो वो आपके पास टोटल जो भी आएगी वो देख लेना है। अब ये जो अमाउंट आई है हमारी, ये अगर मार्केट वैल्यू के बिल्कुल बराबर हो जाए या उससे कम हो तो फिर तो हम ले लेंगे, अगर ज़्यादा हुई तो फिर नहीं लेंगे। तो 5000 ज़्यादा है वो हम नो नहीं लेंगे। हाँ 4000 है तो वो भी ले लेंगे, 4472 है तो भी ले लेंगे।
तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद कॉमन एंड प्रीफर्ड स्टॉक दो तरह के होते हैं। इनकी खसूसियात हमेशा आपको बिल्कुल ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि कॉमन स्टॉक हमेशा हमेशा के लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है। और कॉमन स्टॉक जो है वो कॉमन शेयर जो है उनको दिए जाते हैं, कॉमन शेयर होल्डर को। और इनका जो है वो हमेशा के लिए इशू किया जाता है, ट्रेजरी स्टॉक के अंदर इस्तेमाल किया जाते हैं। और इनको असल जो ट्रू ऑनर होते हैं ना कंपनी के, वो कॉमन स्टॉक ही होते हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। और ये तमाम तरह का बेयर करते हैं रिस्क, वोटिंग राइट होता है इनको। और जब भी कंपनी नए शेयर इशू करेंगी तो सबसे पहले ये इनको दिए जाएंगे कॉमन स्टॉक को। उसके बाद जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो बेशक कि इनको बाद में मिलता है प्रीफेड की निस्बत, लेकिन दिया जाएगा ज़रूर। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, अगर ना हुआ तो फिर नहीं दिया जाएगा। बाकी जब भी कंपनी फ्लॉप होती है तो उस वक्त इनको बाद में सबसे ना आखिर में अगर पैसे बचते हैं तो इनको दिए जाएंगे, अदरवाइज़ पहले जो प्रेफर दी जाती है वो प्रीफेड स्टॉक के दी जाती है, प्रीफेड शेयर होल्डर को यानी कि। तो प्रीफेड स्टॉक क्या होता है, इनको ना कुछ प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे पहले क्या प्रेफर दी किया जाता है इनको, उसी लफ्ज़ से निकला प्रेफर्ड, प्रेफरेंस दी जाती है कि जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो सबसे पहले इनको दिया जाएगा। नंबर दो, जब भी कंपनी फ्लॉप होगी या बंद होगी तो उस वक्त सारा कुछ बेच के बिस्तर बोरिया जब भी पैसे दिए जाएंगे, लौटाए जाएंगे, तो इनको पहले दिए जाएंगे। उसके बाद इनका जो डिविडेंड होता है ना वो फिक्स रहेगा। जबकि जो कॉमन शेयर थे ना पीछे वाले, उनका तब्दील होता रहता है प्रॉफिट के हिसाब से, कभी कम कभी ज़्यादा। तो दूसरा नंबर पे जो बॉन्ड होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं बॉन्ड की निस्बत, ये प्रीफर्ड स्टॉक। बेशक डिविडेंड जो है ना, क्या कहते हैं उसे, बॉन्ड के ऊपर भी फिक्स ही दिया जाता है रिटर्न, ये भी याद रखना है। और प्रीफर्ड स्टॉक के ऊपर भी फिक्स दिया जाता है, लेकिन कॉमन शेयर के ऊपर फिक्स नहीं होता, उनको फ्लक्चुएटिंग होता है, यानी चेंज होता है। तो इस तरह से यूजली आमतौर पे डू नॉट हैविंग वोटिंग राइट, प्रीफर्ड शेयर को वोटिंग राइट नहीं होता, जबकि कॉमन शेयर को वोटिंग राइट होता है। मुख्तलिफ तरह की कंपनी के जो फैसले हो रहे होते हैं, मीटिंग होती है, तो उनमें ये हक नहीं रखते, फिर कॉमन स्टॉक रखते हैं। उसके बाद इनकी टाइप देख लो, ये चार तरह की टाइप है, ज़बानी याद रखनी है, मरूजी आती है, शॉर्ट आते हैं। कामुलेटिव, पार्टिसिपेटिव, कंजर्वेटिव और रिडम्पशन। अब ये होते क्या हैं ज़रा देख लेते हैं। जो कम्युलेटिव होते हैं ना वो ये होते हैं कि अगर आज आपने शेयर जो है ना, आपको डिविडेंड देना था कंपनी ने 30 रुपये, आज आपने नहीं लिया, कंपनी को मुनाफा नहीं हुआ, तो अगले साल आपको जो है ना कंपनी 30 की बजाय 60 देगी, क्योंकि पीछे वाला 30 भी शामिल हो जाएगा। तो ये बात है। उसके बाद आ गया जो है वो कम्युलेटिव एग्जांपल देख लो कि 2018 के अंदर उसको 10,000 मिलना था, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम 8 हुआ, तो 2 उसका पेंडिंग हो गया ना। तो अब 2019 के अंदर 2 पीछे वाला और 10,000 आगे वाला, तो टोटल उसको 12 मिलेगा। उसके बाद आगे पार्टिसिपेटिव, ये मुख्तलिफ तरह के कॉमन जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनका अगर प्रॉफिट बच जाए तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन उनकी ना एक कंडीशन होती है पार्टिसिपेट होने की, और वो ये होती है कि 4 जब कॉमन शेयर मिलेंगे ना, तो एक जो 4 जो प्रीफर्ड शेयर मिलेंगे ना, तब एक जो है वो कॉमन शेयर जो है बंदा ख़रीद पाएगा। समझ आ रही है? तो इस तरह से ये इसकी एक रेशो होती है, वो हम देखते हैं आगे कैसे होगा। और जो इनको एक्स्ट्रा भी बाज़ औक़ात मिल सकता है, जब पार्टिसिपेशन होती है ना, तो ये एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है वो भी गेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नॉर्मल डिविडेंड 10,000 था, एक्स्ट्रा डिविडेंड उनको अगर 2% दिया जाए तो वो 10,000 में से 2,000 बनेगा, तो वो टोटल उसका 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेट करने से इस तरह इनको फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद मुख्तलिफ तरह के जो प्रीफर्ड स्टॉक है ना, उनकी भी वैल्यू वो पढ़ रहे हैं अब हम। जो पीछे 2 पढ़ चुके हैं, अब 2 आगे वाली रह गई थी, वो थी कन्वर्टिबल, और एक जो है वो रिडम्पशन। वो बताता हूँ। कन्वर्टिबल ये होता है कि ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, किस बेस के ऊपर, टाइम रेशो और ऑप्शंस के ऊपर। और एडवांटेजेस किस बेस पे होते हैं, रिस्क लेवल बढ़ जाता है, ओनरशिप राइट जो होता है ना वो तब्दील हो जाता है। बाज़ औक़ात अगर मैं कहूँ कि मैं पहले प्रीफर्ड शेयर हूँ, अब मैं कॉमन होना चाहता हूँ, कॉमन शेयर होना चाहता हूँ, तो जब वो इस तरह कन्वर्ट करेगा ना खुद को, तो उससे रिस्क बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि उसके जो है वो रिस्क, जो कॉमन स्टॉक होते हैं ना, कॉमन जो शेयर होल्डर होते हैं, वो कंपनी का रिस्क जो है ना वो सारा बेयर करते हैं, ठीक है। तो ऑनरशिप राइट भी तब्दील हो जाता है, मतलब प्रीफर्ड से वो कॉमन पे चले जाते हैं। और किस बेस पे वो तब्दील होते हैं, टाइम क्या है जी उसका, रेशो कितनी होगी उसकी, ऑप्शन क्या है उसके पास, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो कन्वर्जन रेट इस पे होता है कि कॉमन शेयर के जो नंबर होंगे ना, तादाद, वो प्रीफर्ड शेयर के हिसाब से क्या चल रही है। तो 5 कॉमन शेयर मिलेंगे तो एक जो है ना प्रीफर्ड शेयर जो है वो बनेगा, ठीक है। यानी कि 5 बंदे जो है ना वो कंट्रोल करेंगे एक प्रीफर्ड शेयर को। तो ये बात है। उसके बाद ये देख लो परचेज़ प्राइस क्या होती है, पीएस की, इसके बारे में मरूज़ी आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं करवाऊँगा ना अभी क्विज़ फाइल, फिर आप लोगों को समझाऊँगा सारी मरूज़ियाँ। तो वो बराबर होता है परचेज़ प्राइस क्या है प्रीफर्ड शेयर की, वो उसको डिवाइड करोगे आप कन्वर्जन रेशो के साथ, तो वो हो जाएगी 100/5, यानी 20 आ जाएगी। तो अब अगर आपने जो कॉमन शेयर है उसकी प्राइस अगर 15 चल रही है ना, तो इसका मतलब हुआ
आपको 5 रुपये का लॉस होगा। यानी अगर आपकी कीमत जो आपने निकाली होगी उससे कम प्राइस अगर कॉमन शेयर की है ना, तो फिर तो आपने महंगा ले लिया 20 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब 5 का आपको नुकसान हुआ। अगर आपने उससे कम लिया होगा, ज़्यादा पे लिया होगा, ठीक है, आपकी वैल्यू कम आ रही है जो आपने निकाली है, और जो कॉमन शेयर जो आपने प्राइस थी वो उस वक्त 25 चल रही थी, तो फिर आपको बेनिफिट होगा। बस ये जहन में रखना है। अब अगर मेरी प्राइस 23 होती तो फिर मुझे क्या होता कि वो 3 रुपये एक्स्ट्रा थी, ठीक है, और जो मेरी असल प्राइस पे मैंने ख़रीदा है वो 20 का ख़रीदा है, कन्वर्ट हुआ हूँ मैं, यानी मैं कन्वर्ट 20 पे हो गया हूँ। कन्वर्ट हुआ तो मुझे 20 रुपये कीमत पड़ी, और जो असल कीमत थी वो 23 थी, तो इसका मतलब मुझे 3 रुपये का बेनिफिट हुआ ना, तो गेन ऑन कन्वर्जन हो जाएगा। उसके बाद प्रीमियम, कन्वर्टिबल के अंदर प्रीमियम भी होता है एक लफ्ज़। तो प्रीमियम से मुराद वो है कि जब आप एक प्रीफर्ड से कॉमन में जा रहे हो तो उसको कितने प्रॉफिट का आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उस चीज़ का नाम प्रीमियम कहलाता है। प्रीमियम इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक होता है। उसके बाद ये रिडीमेबल या कॉलेबल प्रीफर्ड क्या होते हैं, वो जो जिनको ख़त्म कर दिया जाता है। रिडीमेबल या कॉलेबल टर्म ऑफ रिडम्पशन किस बुनियाद पे होती है, टाइम क्या है, प्राइस क्या है, और चॉइस की ऑप्शन क्या है। तो एडवांटेजेस ऑफ रिडम्पशन टू इशूअर एंड शेयर होल्डर, तो भाई ये जो होती है ना, जो कंपनी होती है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है रिडीम करने का, यानी कि वो क्या कर देती है, अपने जो शेयर इशू होते हैं ना उनको टर्मिनेट कर देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आगे प्रीफर्ड स्टॉक की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है, बस इसके अंदर ना ये 4 इसके अजप्शन है, ये पता होना चाहिए कि नॉन रिडीमेबल होंगे, नॉन कन्वर्टिबल, नॉन पार्टिसिपेटिंग, और सफिशेंट अर्निंग हो रही होगी। ये तसव्वुर मफरूज़े आप पहले रखोगे, फिर जाके आप वैल्यू मालूम करोगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला बराबर होता है वी इज इक्वल टू डी ओवर आर, डी से मुराद है डिविडेंड, आर से मुराद है रिक्वायर्ड रेट। बिल्कुल वही फार्मूला है जो आपने जो है वो पीछे पड़ा था परपीचुअल बॉन्ड का, क्योंकि इनको भी डिविडेंड हमेशा हमेशा मिलता रहता है और फिक्स मिलता है, ठीक है। तो आप यही तसव्वुर करोगे कि परपीचुअल बॉन्ड होते हैं और परपीचुअल बॉन्ड की तरह ही काम करते हैं, तो उसका फार्मूला और इनका सेम है। इसी तरह जो ज़ीरो कॉमन बॉन्ड होगा ना, ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो स्टेज वाला कॉमन बॉन्ड, उसका भी सेम ही होगा यही फार्मूला, क्योंकि उनको भी कहा जाता है कि उनको भी कॉन्स्टेंट डिविडेंड मिलता है हमेशा हमेशा। तो वी इज इक्वल टू डी ओवर आर फार्मूले का पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इसके अंदर आपको पार वैल्यू दी होगी, मार्केट वैल्यू दी होगी, डिविडेंड रेट दिया होगा, रिक्वायर्ड रेट दिया होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सिर्फ जेन में ये रखना है कि मुझे ना डिविडेंड सबसे पहले तो मैं मालूम करूँगा, वो आएगा मेरा कि पार वैल्यू जो है ना उसके ऊपर मैं डिविडेंड रेट लगाऊंगा, कि यार उसके अंदर से मैं डिविडेंड रेट लगा के अपना डिविडेंड एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, वो बनेगा 13 रुपये। अब वी इज इक्वल टू डी ओवर आर हो जाएगा, डी से मुराद है 13/20 आर है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब आगे वाले सारे के सारे जो है ना वो फार्मूलों का पता होना चाहिए बच्चों, और ये डिसीजन जो है ना वो पता होना चाहिए कि अगर आपकी जो आने वाली वैल्यू वो कम होगी ना मार्केट से, तो आप जो है उसको ख़रीद लोगे, अगर ज़्यादा हुई तो फिर नहीं खरीदोगे, यानी कि अगर इक्वल हो जाए या उससे कम हो तो फिर खरीदोगे, अगर ज़्यादा हुई तो फिर नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। कॉमन स्टॉक जो है ना उसके आप देख लो, कॉमन स्टॉक के ना 3 तरह के स्टेजेस हैं, नो ग्रोथ, कॉन्स्टेंट, और जो है वो ग्रोथ इन स्टेजेस के अंदर। तो ये मुख्तलिफ तरह की इसके फार्मूले हैं, इसके एग्जप्शन है, ये पता होना चाहिए कि तमाम तरह की अर्निंग जो है वो आप डिविडेंड के तौर पे दे रहे हो, ये तसव्वुर करोगे। रिटेंशन कांस्टेंट रहेगी और रिटेंशन चेंज होती है आपकी, ठीक है। ये नो ग्रोथ क्या होता है, इसकी एग्जप्शन है कुछ, ये पता होना चाहिए कि तमाम अर्निंग जो है वो आप डिविडेंड के तौर पे कर देते हो। आप ये तसव्वुर करोगे कि बाहर वाले तमाम फैक्टर जो है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, और आप ये तसव्वुर करोगे कि कंपनी जो है वो जो कमा रही है वो कांस्टेंट रहेगा एक जैसा। उसके बाद आप ये भी कहोगे कि जो फंक्शन है ना मेरी ग्रोथ रिटेंशन का, वो रिटेंशन की वजह से होता है। फार्मूला वही है जो पहले हम पढ़ चुके हैं अभी, प्रीफर्ड शेयर में इसका भी सेम ही रहता है, परपीचुअल माना जाता है। उसके बाद ये पता होना चाहिए फार्मूला, मुख्तलिफ चीज़ें जब आप लोगों को फार्मूला प्लस उसके अंदर पता चल गया ना फार्मूले में जो चीज़ें लगी हुई हैं वो क्या क्या है, डी क्या है, आर क्या है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। डिसीजन क्राइटेरिया पहले बता चुका हूँ। मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो आप लोग नहीं लोगे, अगर कम है या बराबर है तो ले लोगे उस शेयर को, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला हमेशा गोइंग कंसर्न तस्वुर होंगे, डीपीओ रिमेन कांस्टेंट, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये जो डिविडेंड दे रहे हैं ना वो सेम रहेगा और हमेशा कंपनी चलती रहेगी। बायर वाले फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना यानी रिमेन कांस्टेंट, यानी डिविडेंड इसको कहा जाता है। उसके बाद जो ग्रोथ होगी ना वो रिटेंशन की वजह से बढ़ेगी सिर्फ, यानी कि प्रॉफिट आप जो कंपनी में रख रहे हो ना वो दोबारा से लगाने पे आपकी कंपनी बढ़ेगी, ये बात है। अब ये सारा इसको गोल्डन जो है ना वो उसका ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है कांस्टेंट को, ये आखिर तक चलेगा नाम गोल्डन का, बाद में मतलब आएगा एक दो जगह पे जहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ होगी। तो ये देख लो यानी हर साल 10% के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसकी अमाउंट तो बढ़ रही है लेकिन जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज़ है ना वो तब्दील नहीं होती, ये पता होना चाहिए। कांस्टेंट रेट के साथ रेट सेम रहेगा, अमाउंट तब्दील हो सकती है। तो ये पता होना चाहिए। इसका फार्मूला वी इज इक्वल टू डी वन ओवर आर प्लस माइनस जी होता है।
पहले D1 मालूम करोगे जो कि बराबर होता है D0 इंटू 1 प्लस जी के। यहाँ पे D0 बराबर है लास्ट ईयर डिविडेंड और D1 से मुराद है नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। तो D1 निकालने के लिए आपको पहले D0 का पता होना जरूरी है, वो ये देगा आप लोगों को, हर चीज़ देगा। कोई ना कोई मालूम करनी है तो उससे पहले उसने वो पीछे वाली चीज़ दी होगी। यहाँ पे जी से पता होना चाहिए क्या है, आर से मुराद रिक्वायर्ड रेट है, जी ग्रोथ रेट है, और हमेशा आर जो है वो ग्रेटर होता है जी से। तो देख लो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दी हुई थी उसने, वी इज इक्वल टू D1 ओवर आर माइनस जी। यहाँ पे हमें D1 नहीं दिया हुआ था यानी नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, हाँ D0 दिया हुआ था यानी लास्ट ईयर का। तो हमने D0 से हमने क्या निकाल लिया पहले D1, तो हमने अब मालूम किया D1 वो आया 10.7। तो वी इज इक्वल टू, और D1 कैसे आया भला, D1 बराबर D0 इंटू 1 प्लस जी के। तो यही बराबर फार्मूला लगाओ, आप लोगों के पास V बराबर 267.5 आ गया, 267। अब ये मार्केट प्राइस अगर तो बराबर आ रही है आपके या कम है फिर तो आप ले लोगे, अगर ज़्यादा तो फिर नहीं लोगे। डू नॉट परचेज प्राइस इफ़ अगर प्राइस इज़ ग्रेटर दैन 267। उसके बाद आगे टू स्टेज ग्रोथ मॉडल। टू स्टेज के अंदर ये होता है कि तमाम तरह के एग्जप्शन वही हैं जो आपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के पढ़े थे। कंपनी हमेशा चलती रहेगी, आप डिविडेंड कॉन्स्टेंट दोगे, एक्सटर्नल फैक्टर कॉन्स्टेंट रहेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी, ग्रोथ फंक्शन की वजह से होगी। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो स्टेज वाला है ना, तो स्टेज एक V1 मालूम करोगे स्टेज 1 के लिए यानी वैल्यू 1, दूसरी स्टेज के लिए V2 मालूम करोगे और आखिर में उनको दोनों को जमा कर दोगे। अब जो पहली वाली स्टेज होगी ना उसका भी एक ख़ास मतलब ईयर होंगे, ख़ास रेट के साथ चलेगी। जो दूसरा डिविडेंड होगा ना वो आपका कांस्टेंट मतलब हो जाएगा, यानी कि वो इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब पहला जो डिविडेंड होता है ना उसका ख़ास वक्त मुकर्रर के लिए बताया गया होता है, इतनी ग्रोथ के साथ इतने सालों के लिए। लेकिन जो सेकंड दो स्टेज हुआ ना तो सेकंड स्टेज इन्फिनिटी हो जाएगी एक ख़ास रेट के साथ, समझ आ गई। और इसी तरह अगर 3 वाला हुआ तो पहले दो स्टेज फाइनाइट होते हैं और आखिरी वाला इनफाइनाइट होता है। तो इनका फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है जी, मुख्तलिफ वैल्यू दी है आप लोगों को, G1 दिया हुआ है, ठीक है, 10 सालों के लिए चल रही है आपकी। पहले साल के लिए देख लो, 5 सालों के लिए चलेगी, पहले 5 साल जो है वो इनफाइनाइट है और उसके बाद जो है वो 6 से लेकर 10 तक इनफाइनाइट है। तो देख लो मुख्तलिफ वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। ग्रोथ रेट पहले G2 मालूम करोगे आप लोग, ठीक है, मुख्तलिफ। तो यहाँ पे ना आप लोगों की वेरी इंपॉर्टेंट एक GDP आती है इसी टॉपिक में से। तो ये देख लो बच्चों, फार्मूले जो है ना वो भी याद होने चाहिए आप लोगों को, वैल्यू ऐड करना आनी चाहिए, ठीक है। तो टू स्टेज के अंदर D0 बराबर हमें पहले मालूम करना है, G1 मालूम करेंगे हम, वो बताया हुआ है। G2 इन्फिनिटी हो गया है, ठीक है। तो R बराबर दी हुई है, बताओ मालूम करो। सबसे पहले हम डिविडेंड मालूम करेंगे, ठीक है, D1 D2 D3 और D4। D1 कैसे मालूम करेंगे, D0 के साथ। जब D1 आ गया तो फिर तुम्हारे लिए D2 तो मुश्किल ही नहीं है, सही है। फार्मूला वही होगा कि D2 के लिए बराबर है D1 इंटू 1 प्लस जी, ठीक है। D3 के लिए बराबर हो जाएगा D3 इज इक्वल टू D2 इंटू 1 प्लस जी, जैसे D1 के लिए D0 इंटू 1 प्लस जी था। तो यही बात है, पहले डिविडेंड मालूम करोगे। अगर आप लोगों को इसकी नहीं समझ आ रही बच्चों तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर 0310637906 यानी 0310 63 72 906, इसके ऊपर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो जाओ। वहाँ पे बच्चे मौजूद है, मैं हेल्प करता हूँ, मैं लेक्चर बनाता हूँ, मैं वहाँ पे हर एक बच्चे को गाइड करता हूँ, मैं फाइलें शेयर करता हूँ MCQs की। आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो मैं आप लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वहाँ पे मदद के लिए तैयार हूँ। ड्यूरिंग जो है वो मतलब कि एग्ज़ाम के दिनों में, बाकी जो दिन होते हैं वहाँ पे पेड सर्विस होती है। तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये बिल्कुल आसान फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले डिविडेंड मालूम करना होता है स्टेज 1 में। जब डिविडेंड मालूम हो जाता है तो उस डिविडेंड की फिर प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी होती है, और वो कैसे होती है, D1/1 प्लस आर, ठीक है, की पावर n, वही फार्मूला जो हम पहले मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है ना, फ्यूचर वैल्यू जो लेनी होती है वो D1 D2 D3 ये लगाते हैं हम, जो पहले मालूम की होती है हमने ये वाली। यहाँ पीछे हम मालूम करके आएंगे ना, यहाँ पे D1 D2 D3 ये वाली, यही वैल्यू सारी हम वहाँ पे लगाते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे 1 प्लस आर के साथ। और n की पावर जो है वो, जो पावर n में होगा ना वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3। तो इस तरह हम प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेंगे। जब हमारे पास V1 अभी आ जाएगी उसके बाद हम V2 मालूम करेंगे। उसका एक सिंपल सा ही फार्मूला है, वो बराबर होता है DN+1/1 R माइनस G2। तो DN+1 से मुराद है DN कितने से, टोटल नंबर ऑफ ईयर 5, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, बटा R बराबर 10% था, G बराबर 6% था। तो D6 बराबर हो जाएगा D5 इंटू 1 प्लस G2। तो 7.02 इंटू 1 प्लस G6 की परसेंटेज आ जाएगी। तो V2 बराबर ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, आखिर में जो वैल्यू आएगी वो टोटल आ जाएगी। अब ये देख लो दोनों को ऐड कर दिया,
तो टोटल हमारे 2 स्टेज फार्मूले की वैल्यू हमने मालूम कर ली कॉमन स्टॉक की। यानी ऐसा कॉमन स्टॉक जो 2 स्टेजेस के अंदर चल रहा था उसकी हमने इंट्रिंसिक वैल्यू आज की रेट के अंदर उसकी वैल्यू मालूम कर ली। कैसे मालूम कर ली? स्टेज 1 की अलहदा मालूम की। पहले हमने सबसे डिविडेंड जो है ना उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम की, ठीक है, पहले डिविडेंड मालूम किए सॉरी, फिर प्रेजेंट वैल्यू मालूम की, फिर उनको ऐड कर लिया। दूसरे स्टेज के ऊपर हमने क्या मालूम किया? एक अलहदा फार्मूला लगाया कॉन्स्टेंट वाला, dn+1/r-g2। G2 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि दूसरे स्टेज के अंदर इन्फिनिटी हो गया, तो वहाँ पे जो सारी वैल्यू थी वो पुट की, उनका जो था ना जवाब V2 आ गया। अब V1 और V2 यानी स्टेज 1 का V1, स्टेज 2 का V2 जो आया उनको ऐड कर लिया, वो आ गया 138.51। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि अगर हमारी वैल्यू 138.51 के बिल्कुल बराबर या उससे कम आ रही है तो हम खरीद लेंगे, ज़्यादा आ रही है तो नहीं खरीदेंगे। 3 स्टेज के अंदर क्या होगा? वही सेम जो पहले हम पढ़ चुके हैं, वही एजप्शन है सारे, कि पहली स्टेज के लिए, दूसरी स्टेज के लिए, तीसरी स्टेज के लिए हम चलते जाएंगे और तीनों को ऐड कर लेंगे। पहली स्टेज के लिए हम क्या मालूम करेंगे? डिविडेंड, जो कि फाइनाइट होगी इस तरह से, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उनको ऐड कर लेंगे। दूसरी स्टेज के लिए हम क्या करेंगे? दूसरी स्टेज के लिए भी यही करेंगे कि सारी चीज़ें दी होंगी आपको, D0 भी दिया होगा, G1 G2 G3 इन्फिनिटी हो जाएगी, साल भी दिए होंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको पहले डिविडेंड मालूम करोगे, फिर डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करोगे, फिर आप स्टेज 2 का डिविडेंड मालूम करोगे, फिर स्टेज 2 की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करोगे, और आखिर में स्टेज 3 का जो है वो कॉन्स्टेंट फार्मूला लगा के उनकी वैल्यू V3 है मालूम कर लोगे, और उसको आप जो है वो डिस्काउंट कर लोगे और उसके बाद उसको ऐड कर दोगे। तो इस तरह से ये तीनों की वैल्यू ऐड होकर आपके पास 3 स्टेज वाले कॉमन स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, इंट्रांसिक वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से अब ये अगर इसकी वैल्यू कम है या बराबर है मार्केट की फिर तो ख़रीद लोगे, अगर ज़्यादा है तो फिर नहीं खरीदोगे। फिर कॉमन स्टेज स्टॉक जो है ना वो फिक्स पीरियड के लिए हो सकता है और कॉन्स्टेंट यानी चेंजिंग पीरियड के लिए भी हो सकता है। जो फिक्स के लिए होता है ना वो ये होता है कि वहाँ पे आप लोगों को ना डिविडेंड दिया होगा लास्ट ईयर का D0, आर भी दिया होगा, और होल्डिंग पीरियड 5 साल है, और 5 साल के बाद जो है वो 120 प्राइस हो गई है, तो 5 साल तक तो वो 8 रुपये डिविडेंड के हिसाब से 10% के रेट पे चलता रहेगा। तो इसका मतलब एक हमारे पास क्या अनूठी पैदा हो गई, और इसको हम मालूम करेंगे फिर ऑर्डिनरी अनूठी वाले फार्मूले से, समझ आ रही है? यानी 8 रुपये डिविडेंड 5 सालों तक मुसलसल 10% रेट के साथ मिलता रहेगा, तो एक स्ट्रीम पैदा होगी ना। तो इसको ऑर्डनरी अनूठी का प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला लगा के आप लोग इसको अलहदा मालूम कर लोगे। उसके बाद 5 जो साल के बाद आप 120 रुपये लोगे, तो इसका मतलब वही है, सिंपल उसने हमें बता दिया कि फ्यूचर वैल्यू 120 है, ठीक है। V बराबर हमारे पास PV है, V2 जिसको कहते हैं, और बटे में आ जाएगा 1+r की पावर n, और n की बराबर 5 साल है। तो यहाँ पे हम सिंपल फार्मूला लगा लेंगे प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 120 को। तो इस तरह से दोनों वैल्यू जो है उनको हम देख सकते हैं। अब आ गया जी हमारे पास दूसरा जो ग्रोइंग कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या फ़र्क होगा पता है आप लोगों को? जो ये वाला फार्मूला था ना पीछे, वहाँ पे देखो कि होल्डिंग पीरियड 5 साल था, ठीक है, लेकिन इधर देखो, इधर होल्डिंग पीरियड 4 साल है, और अगला जो है ना जो दिया हुआ है डे, मतलब कि आफ्टर आफ्टर जो दिया हुआ है वो 5 साल के बाद है। तो इसका मतलब 4 साल तक तो वो ग्रो कर रहा था ना, ठीक है, उसके बाद वो 5वें साल पे गया है, ग्रो कर रहा था तो वो बड़ा है ना। तो इधर यही फ़र्क होगा कि जो ग्रोइंग होगा ना उसमें होल्डिंग पीरियड एक कम होगा जो लास्ट ईयर होगा उससे, समझ आ रही है? 5 साल था ना आखिरी, देख लो, उससे एक कम है। तो इस तरह पहले आप क्या मालूम करोगे? अब ये ग्रोइंग है, तो ग्रोइंग के लिए तो आपको पता है कि हम लगाएंगे वो वाला फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है कॉमन स्टॉक का। तो वो वाला क्या होता है? फर्स्ट ईयर के लिए देख लो, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, चौथे साल तक तो वो ग्रो कर रहा था। तो ग्रो के लिए हमने कहीं किया क्या बोला? D0 × 1+r, यहाँ पे r बराबर 7 है, और D0 हमारे पास 5 है। तो इस तरह हमने डिविडेंड यानी कि ईयर 1 का डिविडेंड मालूम कर लिया। फिर ईयर 2 का मालूम कैसे करोगे? ईयर 2 का होगा D2, यहाँ पे हो जाएगा D1, क्योंकि D1 हमारे पास आ जाएगा 5.35। यानी कि ये कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ईयर 1 से मुराद पता क्या है? यहाँ पे मुराद है D1, और ईयर 2 से मुराद D2 है, और यहाँ पे ईयर 3 से मुराद D3 है, और यहाँ पे ईयर 4 से मुराद D4 है। तो यहाँ पे D1 जो है ना वो बराबर है D0 × 1+r के, यहाँ पे जो D0 है वो 5 है, और इसी तरह जो D2 है यानी कि ईयर 2 है वो बराबर हो जाएगा D1 के। अब D1 क्या था जो पहले ऊपर निकाला होगा हमने, वो है 5.35। तो इस तरह से ये आप लोगों ने कर लेना है। फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेंगे, पहले डिविडेंड मालूम किया सिंपल, फिर डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू मालूम की, और ये क्या होगी? वही D1/1+r2 1+r, फिर D2/1+r की पावर n, ये इस तरह D2 D3, इस तरह वो डिविडेंड होगा ना उसका फ्यूचर वैल्यू कंसिडर करोगे जो पहले हमने मालूम किया पिछले स्टेज में। अब तो इस तरह से वो निकाल लोगे अलग-अलग। अब इनको कर लोगे ऐड, जब ऐड हो जाएगी जो वैल्यू आएगी उसको आप मज़ीद जो है वो
आप सिंगल जो आखिरी जो साल दिया था उसको उसी तरह मालूम करोगे जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं, यानी कि इस तरह से जो ये कांस्टेंट था ना आखिर में भी वही फार्मूला लगा था, तो इधर भी आखिर वाला स्टेज फार्मूला सेम रहेगा। तो ये था मॉड्यूल नंबर बच्चों आप लोगों का चौथा। इंशाल्लाह इसके बाद जो है मॉड्यूल नंबर 5 आ जाएगा और आप लोगों ने मेरे लेक्चर देख लेने हैं सही है डिटेल में। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर 0310 63 72 906 है, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल विज़िट करो, वहाँ पे जाके अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे भी मेरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो या मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।